हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का लास्ट पेपर। यहाँ पे हमारी प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज कंप्लीट होने वाली है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिए होंगे सारे के सारे जो है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है आज के लास्ट पेपर में आपके में जो है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दिया गया है कि नेह श्वसन के दिए गए चरणों में, तो हमारे काम की पहली चीज जो निकल के आई वो तो ये रही, नेह श्वसन के बारे में पूछा गया है कि चरणों को पहले होने वाली घटनाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं और इन्हें हमें क्या करना है, अरेंज करना है। पहले में दिया गया है डायफ्राम और आईसीएम इंटरकोस्टल मसल का शिथिलन। दूसरे में दिया गया है फुफ्फुसीय आयतन में कमी। तो हाँ जी, सबसे पहले क्या होगा, इन पेशियों में क्या होगा, शिथिलन, यानी कि पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा फर्स्ट। फिर इससे क्या होगा, उसके आयतन में क्या आएगी, कमी, यानी कि ये होगा हमारा क्या, सेकंड। और उसके बाद क्या होगा, जो अंतरा फुफ्फुसीय दाब है उसमें क्या होगी, वृद्धि, यानी कि ये होगा हमारा 4। और उससे होगा क्या, फेफड़ों से वायु का निष्कासन, यानी कि फिर आएगा हमारा थर्ड। जो सीक्वेंस हमें देखने को मिला वो मिला 1 2 4 3, जो हमें देखने को मिल रहा है बी में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि दिए गए डाटा को पूरा करने के लिए ए तथा बी के लिए सही विकल्प चुनिए। यहां पर 2 गैसों का आंशिक दाब दिया गया है, एक दिया गया है ऑक्सीजन के लिए और एक दिया गया है CO2 के लिए। बात की गई कहां पर, एक है दैहिक शिरा में और एक है दैहिक धमनी में। आप जानते हैं कि शिरा वो वाहिका होती है जिसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम और CO2 का आंशिक दाब कैसा होता है, ज्यादा। और धमनी वो वाहिका होती है जहां पर O2 का आंशिक दाब ज्यादा और CO2 का आंशिक दाब कम। यहां पर ए और बी जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं CO2 के लिए। तो आप जानते हैं कि CO2 का जो लेवल है वो सिरा में कैसा होता है, ज्यादा, यानी कि यहाँ पे आएगा 45 mm ऑफ Hg और धमनी में होगा 40 mm ऑफ Hg। यही चीज हमें देखनी है, 45 और 40 जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से सही मिलान है। प्लूरल द्रव, अगर हम इसकी बात करें कि वायु के साथ गैसों का विनिमय, जी नहीं, ये इसके साथ गैसों का विनिमय नहीं करता है। वो काम किसका है, कोशिकाओं का है, यानी कि ये बात कैसी हो गई, गलत हो गई। कि गिल्स की बात करें, क्या वो जल और शारीरिक द्रव के बीच गैसों का विनिमय करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करते हैं। जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन संरचना कौन होती है, गिल्स होती है, यानी कि ये बात कैसी है, सही है। फेफड़े सभी कशेरुकियों में उपस्थित श्वसन अंग बिना किसी अपवाद के, देखिए नॉर्मली ये देखा जाए पॉइंट सही है, लेकिन एक शब्द लगा के उन्होंने इसे गलत कर दिया है, वो है सभी। अगर ये सभी शब्द ना होता तो कशेरुकियों पे ये बात अप्लाई हो जाती, लेकिन सभी शब्द लगाने से क्या हो जाएगा, इसमें मछलियां भी शामिल हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि मछलियों में श्वसन संरचना फेफड़े नहीं होते, क्या होते हैं, गिल्स, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। ट्रेकियल ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो कीटों में क्या है, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जी नहीं, ये उत्सर्जन का नहीं है, एक्चुअली में ये किसका भाग है, श्वसन का, यानी कि ये वाली बात भी कैसी हो जाती है, गलत। जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आया वो क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि कैल्शियम आयन रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ जी, ये बात सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप में आपको कैल्शियम का यूज करना पड़ा था। स्कंदन किसी चोट या आघात के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है, हाँ जी ये बात भी सही है। चोट या आघात होने पर वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद वहां पे क्या हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। कि रुधिर के स्कंदन के कारक रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, हाँ जी ये बात सही है। फाइब्रिन में रुधिर के क्षतिग्रस्त लेकिन जीवित जीवित नहीं है, एक्चुअली में ये मृत संगठित पदार्थों की बात चल रही है ना, डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात चल रही है, तो वो जीवित शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा, मृत, यानी कि ये पॉइंट कैसा है, गलत है। अब पूछा क्या गया आगे, उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सही हमें क्या मिले, 1 2 और 3, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक रोग है जिसमें क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि जब मां कैसी हो, RH नेगेटिव, और बच्चा कैसा हो, RH पॉजिटिव, तो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें हो सकती हैं। एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है, जिससे बच्चे में जो है एनीमिया हो सकता है,
पीलिया हो सकता है और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या था कि गर्भ में गंभीर एनीमिया हो सकता है और उसे क्या हो सकता है, पीलिया। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया गलत मिलान का चयन कीजिए, हमारे काम की चीज है ये, हमें चुनना है इसमें से गलत। पहले में दिया गया कोरोनरी धमनी रोग, जिसे एनसीईआरटी ने सीएडी करके कहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मस्तिष्क को रुधिर की आपूर्ति जी नहीं, कोरोनरी मस्तिष्क को नहीं, हृदय को आपूर्ति करती है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत। और हमें चुनना क्या था, गलत ही चुनना था, क्योंकि ये मस्तिष्क को नहीं, किसको सप्लाई कर रही है, हृदय को। देने वाली वाहिनियों को प्रभावित करता है जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। हृदय पात हृदय के शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है, हाँ जी ये बात सही है। एंजाइना पेक्टोरिस में हृदय पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाँ जी ये बात भी सही है। और उच्च रक्तचाप में क्या होता है, रुधिर का प्रकुंचन व अनुसतलन दाब का लगातार बढ़ा हुआ होना ही क्या है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। यानी कि ये 3 पॉइंट कैसे हैं, सही हैं। जो गलत है वो ये है, जो गलत है वही हमारा क्या है, आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, कि क्या लब जो है वो प्रथम हृदय ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है, लब है, जो त्रिवलनी व द्विवलनी कपाटों के बंद होने पर उत्पन्न होती है, हाँ जी ये बात भी कैसी है, सही है। और हमें इसमें से चुनना क्या है, गलत चुनना है। हृदय निकास, क्या उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम और हृदय दर का गुणन है, हार्ट रेट, हाँ जी ये बात भी सही है कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला यही है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। दूसरे में कहा गया है कि द्वितीय हृदय ध्वनि है डप, हाँ जी ये बात सही है। जो अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने, जी नहीं ये नहीं है, खुलना नहीं है, बंद होना है। हाँ ये बात सही है कि वो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से ही होता है, लेकिन वहां खुलना नहीं है, वहां क्या है, बंद है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत। जो गलत है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है क्या, सी। हृदय चक्र की अवधि 0.8 सेकंड होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। तो आंसर आएगा क्या इसमें, सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इसमें से चुनना है सही कथन वाले विकल्प का चयन करना है। कि हेनले लूप की अवरोही भुजा, आप जानते हैं कि हेनले लूप की अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है, जल के लिए पारगम्य होती है। अपघट्यों के लिए अपारगम्य होती है, जबकि आरोही भुजा अपघट्यों के लिए पारगम्य होती है, हाँ जी ये बात कैसी है, सही है। हेनले लूप की अवरोही भुजा में निस्यंद तनु होता जाता है, जी नहीं तनु नहीं होता है। आप जानते हैं कि अवरोही भुजा में जैसे जैसे निस्यंद आगे बढ़ता है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से लेकर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक हो सकता है। तो तनु नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, सांद्र हो रहा है। तो यहाँ तनु नहीं आएगा, यहाँ पे क्या शब्द आएगा, सांद्र शब्द आएगा जो। यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। कि मूत्र निर्माण के दौरान डीसीटी निस्यंद में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन को श्रावण करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। और क्या है इसमें, बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन जैसे आयनों और जल को डीसीटी द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, हाँ जी कर लिया जाता है। सही कथन क्या मिले हमें, 1 3 4 जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से क्या यकृत द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, हमारे काम की चीज ये है, हमें ये ढूंढने हैं जो अंततः पाचन अपशिष्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। बिलीरुबिन, हाँ जी बिल्कुल है, एनसीईआरटी ने इसका कहा है। बिलीवर्डिन बिल्कुल है, रेनिन नहीं है, पसीना भी नहीं है। अपशिष्ट स्टीरॉयडल हार्मोन, हाँ जी ये है, और विटामिन और औषधियां ये भी हैं। तो क्या नहीं है इसमें, 3 और 4 नहीं है जो। तो आंसर आएगा 1 2 5 6 जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसमें एक या दो रिक्त स्थान हो। कि नेफ्रॉन की मेलपीजियन कणिकाएं पीसीटी और डीसीटी वृक्क के कौन से भाग में हैं, तो कॉर्टेक्स या वलकुट भाग में होते हैं। ये हो गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स कि फर्स्ट में क्या आएगा, पीसीटी, सेकंड में क्या आएगा, कॉर्टेक्स। जबकि हेनले का लूप वृक्क के किस में, मेडुला या मध्यांश में पाया जाता है, में प्रवेश करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान को सही भरता है, तो फर्स्ट पे आएगा पीसीटी, सेकंड पे कॉर्टेक्स, थर्ड पे मेडुला, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
वृक्क के कॉर्टेक्स में अनुपस्थित संरचना आप देखें तो ये वाला सवाल पिछले वाले सवाल से ही सॉल्व हो सकता है कि कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है। बोमेन संपुट होता है, पीसीटी होता है और डीसीटी होता है। सिर्फ हेनले लूप है वो कहाँ होता है, हेनले लूप होता है मेडुला वाले रीजन में। अब इन्होंने पूछा क्या कि वृक्क के कॉर्टेक्स में अनुपस्थित, मतलब कौन है जो कॉर्टेक्स में नहीं है, यानी कि वो कहाँ है, मेडुला में, और वो कौन है, हेनले लूप। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट, अभिकथन कि क्रॉस ब्रिज का निर्माण एक्टिन तंतुओं को आई बैंड के केंद्र की ओर खींचता है, तो ये बात गलत है। वो आई बैंड के केंद्र की ओर नहीं, वो ए बैंड के केंद्र की ओर खींचता है। यानी कि अभिकथन कैसा हो गया, गलत हो गया। कि संकुचन के दौरान आई बैंड सिकुड़ जाते हैं, हाँ जी, आई बैंड छोटे हो जाते हैं, जबकि ए बैंड अपनी लंबाई को बनाए रखते हैं। एनसीईआरटी ने कहा कि ए बैंड की लंबाई ज्यों की त्यों रहती है, यानी कि ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन कैसा है, गलत है, और कारण कैसा है, सही है, जो हमें देखने को मिल रहा है किस में, डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट, प्लावी पसलियां निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु भूमिका निभाती हैं। तो आप जानते हैं कि प्लावी पसलियां 11वीं और 12वीं नंबर की पसलियों को कहा जाता है, जो कहाँ है, काफी ज्यादा नीचे है। तो वो प्रोटेक्ट करती हैं साइड से किसको, किडनी को। तो इसमें करेक्ट आंसर इसमें क्या है, किडनी। आंसर है सी। नेक्स्ट, कि साइनोवियल संधि किसके मध्य उपस्थित है। यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। पहला दिया गया टिबिया और फिबुला, यहां पर इंटरओशियस जो है प्रकार का क्या पाया जाता है, जॉइंट पाया जाता है, यानी कि ये नहीं हो सकता। टेम्पोरल और पैराइटल की अगर हम बात करें तो इनमें जो है पाया जाता है कौन सा, फाइब्रस जॉइंट, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। उरोस्थी और पसलियों में वहां पर कार्टिलेज की सहायता से जुड़ते हैं, इसलिए आंशिक गति पाई जाती है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी, रेडियस और अल्ना, जहां पर साइनोवियल संधि जो है वो उपस्थित होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है गलत विकल्प का चयन कीजिए। हमारे काम की चीज है ये, हमें ढूंढना है इसमें से गलत। पहले में दिया गया है कि 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियों का युग्म 7वीं पसली के साथ प्रत्यक्ष संधि बनाता है। तो हाँ, ये सबके सब किससे जुड़ती हैं, 7वीं से जुड़ती हैं। 11वीं एवं 12वीं पसलियां वक्षीय कशेरुकियों से जुड़ी होती है। हाँ जी, ये बात सही है, जितनी भी पसलियां हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, वक्षीय कशेरुका से जुड़ी होती है। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है एवं सभी पसलियां अधर भाग में वक्षीय कशेरुके। तो अधर भाग में ये कशेरुकाओं से नहीं, अधर भाग में जुड़ती हैं स्टर्नम से या फिर उपास्थि से। हाँ, पृष्ठ भाग होता तो किससे जुड़ती है, कशेरुकाओं से, यानी कि ये बात नहीं हो सकती। जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। करेक्ट आंसर क्या है, सी। कि 7 जोड़ियों को सत्य पसलियां कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। 3 जोड़ियां असत्य हैं, बिल्कुल हैं। और 2 जोड़ी क्या है, प्लावी है, हाँ जी बिल्कुल है। ये बात सारी कैसी है, सही है। तो गलत कौन सा था, सी। तो करेक्ट आंसर भी क्या है, सी। निम्न में से कौन सा कथन कैसा है, असत्य है, हमें ढूंढना है ये वाली बात। पहले पॉइंट में क्या कहा गया है कि मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। हाँ जी बिल्कुल करता है, एनसीईआरटी ने इस बात के बारे में लिखा है। कि मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। हाँ जी बिल्कुल रहता है। और खोपड़ी में भी कौन सा भाग, क्रेनियम वाला भाग, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड और इथेमोइड आ जाती है। मानव मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। कि मानव मस्तिष्क को आप देखें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित किया जाता है, यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। कि अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, पोन्स, जी नहीं, पोन्स उसका भाग नहीं है। पोन्स जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। और हमें चुनना क्या है, गलत। 5वें में क्या दिया गया है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी जिसका नाम है कॉर्पस कॉलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। हाँ जी, ये बात सही है। तो गलत कौन सा मिला, गलत हमें मिला केवल नंबर 4 का, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट, तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान पुनः ध्रुवीकरण, ये है हमारे काम की चीज, रिपोलराइजेशन। तो आप जानते हैं कि रिपोलराइजेशन क्यों होता है, रिपोलराइजेशन होता है पोटेशियम आयनों के बाहर जाने की वजह से, यानी कि सोडियम का कोई रोल नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। तो पोटेशियम आयन की कहां, बाह्य कोश की द्रव से अंतरा कोश की द्रव में, जी नहीं, ये जाएंगे अंतरा कोश की द्रव से बाह्य कोश की द्रव में, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संरचना अथवा क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप से, ये है हमारे काम की चीज, गलत रूप से युग्मित है। सहभागी क्षेत्र की अगर हम बात करें
कार्य जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मृति और संपर्क सूत्र, हाँ जी ये बात सही है, करेक्ट आंसर है। हाइपोथैलेमस की बात करें, तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, तो एक्चुअली में ये बात हाइपोथैलेमस के लिए नहीं लिखी है, ये बात पोन्स के लिए लिखी है, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। और हमें चुनना भी क्या था, गलत वाला पोर्शन चुनना था, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा, बी आएगा। जो कॉर्पस कैल्शियम बाएं एवं दाएं परम स्थित गोलार्धों को जोड़ने वाले तंतुओं की पट्टी है, हाँ जी ये बात सही है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो क्या यहाँ पर श्वसन एवं हृदय परिसंचारी प्रतिवर्त को नियंत्रित किया जाता है, हाँ जी बिल्कुल किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, बी निकल के आया। नेक्स्ट, कि अकशेरुकियों के लिए क्या सत्य है कि जटिल तंत्र का तंत्र है, जी नहीं, अकशेरुकी शुरुआती जीव है तो उनका तंत्र का तंत्र इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना ज्यादा जटिल नहीं है, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत। कि कुछ हार्मोन के साथ जटिल अंतःस्रावी तंत्र, देखो हार्मोन कम है तो जटिल इतना ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ये बात गलत है। कुछ हार्मोन के साथ कैसा, सरल अंतःस्रावी तंत्र, हाँ जी ये हो सकता है, करेक्ट आंसर है हमारा क्या, सी। और यहां पर लिखा है कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता, ये बात गलत है। जो निम्न जीव होते हैं उनमें भी हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। नेक्स्ट, हार्मोन क्रिया में यदि लक्ष्य अंग से किसको हटा दिया जाए, ग्राही अणुओं को, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि वहां से हमने हटा दिया है किसको, रिसेप्टर्स को। और जब रिसेप्टर ही नहीं रहेंगे तो वो किसी भी ऑर्डर को रिसीव भी नहीं करेंगे, यानी कि वो संरचना किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी, हार्मोन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। यहां तक कि कभी कभार बोलते हैं क्या वो हायर कंसंट्रेशन पे देगा, तो जी नहीं, वो हायर कंसंट्रेशन पे भी नहीं देगा, क्योंकि रिसेप्टर ही नहीं है तो वो कोई ऑर्डर को रिसीव ही नहीं कर रही है। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण कि पार्श्व नर्वोसा जो है हाइपोथैलेमस के सीधे तंत्र का नियमन के अधीन होता है, हाँ जी ये बात सही है। क्यों, क्योंकि पार्श्व नर्वोसा से निकलने वाले जो हार्मोन हैं जिन्हें हम एडीएच और ऑक्सीटोसिन कहते हैं, एक्चुअली में उनका निर्माण कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि पार्श्व नर्वोसा हाइपोथैलेमस के सीधे नियंत्रण में है। क्या यही चीज नीचे लिखी है, अगर यही चीज नीचे लिखी है तो हम क्या बोलेंगे कि ये उस बात का क्या है, स्पष्टीकरण है, अदरवाइज उस बात का स्पष्टीकरण नहीं है। कि एफएसएच पुरुषों में शुक्राणु जनन और महिलाओं में पुट्टिका के विकास को नियंत्रित करता है, हाँ जी ये बात सही है, लेकिन ये बात का स्पष्टीकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। जो निम्न में से कौन सा सुमेलित है, हमें ढूंढना कौन सा सुमेलित, कीजिए। देखिए यहां पर कुछ कैटेगरी दी गई है ना, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन दिए गए हैं कि कौन सा पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, कौन सा स्टीरॉयड है, कौन सा आइडोथायरोनेंस और कौन सा अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, और वहां दिए गए हैं उन हार्मोन के नाम, हमें मैच करना है। अगर हम एपिनेफ्रिन की बात करें तो एपिनेफ्रिन क्या है, एक अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, यानी कि ये हो गया ए। थायराइड हार्मोन की बात करें तो ये हो गया आइडोथायरोनिन, यानी कि ये हो गया बी। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, तो आप जानते हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन और सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेरॉयड नेचर के, यानी कि ये हो गया सी। जो बच गया वो हमारा क्या है, डी। सीक्वेंस मिला डी सी बी ए, जो हमें देखने को मिल रहा है किस में, बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिलेंटेट की दंश कोशिकाओं के द्वारा कौन सा कार्य संपादित नहीं किया जाता, हमारे काम की चीज ये है। एनसीईआरटी ने 3 काम उसके बोले हैं। एक उन्होंने कहा है सहारा बिल्कुल देता है, एनकरेज शब्द लगाया है उन्होंने, सुरक्षा भी है और शिकार को पकड़ने में भी है। तो ये 3 कार्य तो करते हैं, लेकिन ये वाला कार्य नहीं किया जाता, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दिखाए गए जंतु के लिए असत्य, हमारे काम की चीज है ये है, हमें ढूंढना है इसमें असत्य। नीचे जो दिया गया है वो है क्या, मेढक। कि अवस्कर जो है वो मूत्र और जनन पथ के लिए एक सामान्य कक्ष है, हाँ जी बिल्कुल है, ये कॉमन कक्ष है, लेकिन हमें सही ढूंढना नहीं है, हमें क्या ढूंढना है, असत्य। कि द्विलिंगी होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है, अंडप्रजक होता है और अप्रत्यक्ष विकास पाया जाता है, हाँ जी बिल्कुल पाया जाता है, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती है। शरीर सिर और धड़ में विभक्त होता है, ये बात भी सही है, इनमें ग्रीवा और पूंछ नहीं पाई जाती है। नेत्र पलक रहित होते हैं, ये बात गलत है, इनमें पलक जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि ये पॉइंट कैसा है, गलत है, जो गलत है वही हमारा क्या है, सही। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट,
कि सिल्क वॉर्म, टेप वॉर्म और हुक वॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या ये त्रिकोरकी हैं, क्या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं? हाँ जी, ये जितने भी हैं वॉर्म वाले पोर्शन वो सब प्लेटी हेलमिंथेस और उसके बाद के दिए गए हैं। जब ऐसा दिया गया है मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि कथन एक कैसा है? सही है। केंचुआ गोलक्रमी में कूट गुहा, तो पहली बात तो केंचुआ गोलक्रमी नहीं है, ये एनिलिड है ना। ये एच के हेलमिंथेस का सदस्य नहीं है, ये एनिलिडा का सदस्य है, यानी कि ये बात कैसी होगी? गलत। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा कि कथन एक जो है वो सत्य है लेकिन कथन दो कैसा है? असत्य है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए समूह में उभय लिंगाश्रयी मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल जो है एक ही बॉडी में दिए गए हों, और इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने एनिलिडा में दिए हैं दो। एक कहा गया है जोंक के बारे में और एक कहा गया है केंचुए के बारे में जो है। यहां देखते हैं क्या क्या है। नेरीज जी नहीं है, एनसाइक्लोस्टोमेटा जी नहीं है, जोंक हाँ जी बिल्कुल है, लेसिफर नहीं है, कीट है, मेल और फीमेल अलग होते हैं, पिंकटाडा मेल और फीमेल अलग होते हैं। तो कितने हैं जो उभय लिंगाश्रयी है? तो केवल एक है और वो एक कौन है? जोंक है, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मायोफाइब्रिल में एक्टिन व मायोसिन की आणविक व्यवस्था के बारे में कैसा है? गलत है। हमें इसमें ढूंढना है कैसा पॉइंट है? गलत पॉइंट। कि प्रत्येक एक्टिन 2F एक्टिन की बनी होती है। हाँ जी, ये बात सही है कि प्रत्येक एक्टिन में कितने? 2F एक्टिन पाए जाते हैं और प्रत्येक F एक्टिन में कई G एक्टिन पाए जाते हैं। F एक्टिन G एक्टिन की बहुलक होती है। हाँ जी, ये बात भी कैसी है? सही है। 2F एक्टिन एक कुंडली हेलिक्स में व्यवस्थित होती है। हाँ जी, ये बात भी सही है, वो हेलिक्स में व्यवस्थित है, यानी कि ये बात भी कैसी है? सही है। कि ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के दो रेशे एफ एक्टिन की दरार में रहते हैं। हाँ जी, ये बात भी कैसी है? सही है। पांचवे में कहा गया है कि ट्रोपोनिन अणु की बात करें तो ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतरालों पर वितरित होते हैं। हाँ जी, ये बात भी कैसी है? सही है। छठवें नंबर पे क्या दिया है कि ट्रोपोनिन मायोसिन अणु का शीर्ष बनाता है। जी नहीं, मायोसिन अणु का शीर्ष नहीं बनाता है, यानी कि छठवें नंबर का पॉइंट कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। मायोसिन एक बहुलकीकृत प्रोटीन है। हाँ जी, ये बात सही है कि मायोसिन क्या है? एक बहुलकी प्रोटीन है। तो जो गलत हमें ढूंढना था वो क्या है? नंबर 6 अकेला, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेढक में दाया आलिंद, आप जानते हैं कि मेढक का हृदय जो होता है वो 3 कक्षों का बना होता है और इसमें से जो इनका दाया आलिंद होता है वो एक संरचना से रक्त प्राप्त करता है जिसे हम साइनस वेनोसस या सिरा कोटर कहते हैं, उससे रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड नहीं आता। तो हमारा करेक्ट आंसर जो इसमें निकल के आएगा वो क्या है? सी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि उपकला ऊतक का कार्य क्या है? विसरण हाँ जी बिल्कुल है, उपकला ऊतक विसरण करवा सकता है। श्रावण हाँ जी बिल्कुल है, उपकला ऊतक श्रावण भी करा सकता है। सहारा प्रदान करना एक्चुअली में ये कार्य किसका है? संयोजी ऊतक का है ना। तो हमारे कितने पॉइंट सही है? ए और बी, मतलब हमारा करेक्ट आंसर आएगा क्या? डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मेलपिजियन नलिकाएं किसकी उत्सर्जी संरचना है? तो आप जानते हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कीटों की उत्सर्जी संरचना होती है और यहां पर जो कीट नजर आ रहा है वो कौन है? तिलचट्टा, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें क्या है? बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी और उपरोक्त में से कितने कथन कैसे हैं? सत्य हैं। हमें ढूंढना है ये कि मासिक चक्र के दौरान एंडोमीट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, एंडोमीट्रियम में ही सारा साइक्लिक चेंजेस आता है। गर्भाशय की बाहरी पतली परत पेरीमेट्रियम है। हाँ जी, ये बात भी सही है कि बाहर वाली परत क्या है? पेरीमेट्रियम। कि प्रसव के दौरान मायोमीट्रियम में तीव्र गर्भाशयी संकुचन होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि संकुचन किस में होते हैं? मायोमीट्रियम में ही होते हैं। गर्भाशय योनि द्वारा ग्रीवा में खुलता है, ये गलत है क्योंकि गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, मतलब ये पॉइंट आगे पीछे कर दिया गया है, यानी कि ये क्या हो जाता है? गलत। हमें ढूंढना क्या था? सत्य। सत्य क्या मिला? ए बी और सी, जो हमें मिल रहा है बी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं
कि निम्न कथन को पढ़ें व प्रश्न का उत्तर दें कि एक पुरुष की स्त्री को वीर सेचित करने में क्या है, असमर्था, या स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या कैसी है, बहुत कम है। ऐसी स्थिति में जो हम करवा सकते हैं वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर सेचन। इस प्रक्रिया में क्या करेगा कि हम किसी दाता से शुक्राणुओं को ले लेंगे और फीमेल की वजाइना या गर्भाशय में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अगर हम गर्भाशय में इंसेमाइनेट कर रहे हैं तब उसे कहा जाएगा IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमाइनेशन। अब इसी को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। कम होने का कारण ए हो जाता है, STD नहीं है, MTP नहीं है, बंधता यानी कि हमारा A और B तो नहीं हो सकता, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, इनफर्टिलिटी है, यानी कि A वाला पॉइंट हमारा क्या है, बंधता है। इसे बी द्वारा ठीक किया जा सकता है जो अभी आपको बताया, और बी क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर सेचन, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा, सी आएगा। अब हो क्या रहा है कि वीर सेचन में सी का मतलब है वीर को एकत्रित किया जाता है और कृत्रिम रूप से या तो कहां, योनि में, या स्त्री के कहां, गर्भाशय में। जब गर्भाशय में उसे ट्रांसफर करेंगे तब उसे कहा जाएगा IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशय वीर सेचन IUI में प्रवेश कराया जाता है जो। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या निकला, इसमें सी निकला जो। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कितने अंग नर के द्वितीयक जननांग है। द्वितीयक जननांग वो होते हैं जो निषेचन में क्या कराते हैं, सहायता करवाते हैं। गर्भाशय नर में नहीं है, मादा में। अधिवृषण हाँ हो सकता है, वास डिफरेंस बिल्कुल है, प्रोस्टेट बिल्कुल है, फेलोपियन नलिका मादा में है, शुक्राशय बिल्कुल है, शिश्न बिल्कुल है, योनि मादा में है, वृषण द्वितीयक नहीं है। एक्चुअली में वृषण वहां पे क्या है, वृषण वहां पे प्राथमिक जननांग है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रा ग्रंथि हाँ जी बिल्कुल है। तो टोटल कितने निकले हमारे पास, 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इसमें बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंट्रम किसकी विशेषता है, तो एनसीईआरटी ने सीधा सीधा कहा है कि एंट्रम का पाया जाना टर्सरी फॉलिकल का करेक्टर है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट, यहां पर कुछ कॉलम दिए गए हैं और हमें बताया गया कि उपरोक्त मिलाप जोड़ी में से कितनी जोड़ियां सही है। क्या जगन सेल जो है वसीय ऊतक की गद्दी के समान संरचना है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मासल बनन है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा बलन है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या भगसेप छोटी सी उंगली जैसी संरचना है, हाँ जी बिल्कुल है। तो कितने पॉइंट इसमें सही है, तो हम बोलेंगे चारों के चारों क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट, कथन और कारण कि पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्रवाहक आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आते हैं, है ना। यहां पे कहा गया कि अधिवृषण जो है शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर क्या बनाती है, लूप बनाती है। तो हाँ जी जो है, जब हमारा इपिडिडाइमस या अधिवृषण वास डिफरेंस में बदल जाता है तो वास डिफरेंस ये जो मूत्राशय के चारों ओर क्या बनाती है, लूप बनाती है। यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है, लेकिन ये इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, बी आएगा जो है। नेक्स्ट, किस गर्भनिरोधक उपाय के असफल रहने की दर काफी अधिक होती है, तो वो होती है प्राकृतिक विधियां, है ना। वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, उनमें फेल होने के चांसेस कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे एक में कहा गया है कि 10 से लेकर 17 दिन तक, लेकिन वो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एक में कहा गया है कि मैक्स टू मैक्स 6 माह तक प्रेगनेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होती है जो है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि 6 माह हो गई होगा, वो बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो फेल होने के चांसेस कैसे हैं, ज़्यादा है। इफेक्टिव है, हाँ इफेक्टिव है, लेकिन फेल होने की दर भी कैसी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर है क्या, ए। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील गर्भ में निम्न में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो आप जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए है, जबकि यहां पर एक बीमारी ऐसी दी है जो आनुवांशिक की वजह से नहीं है, जो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, तो उसका पता एमनियोसेंटेसिस से नहीं चलेगा। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट, कैंसरमय कोशिकाओं के लिए गलत कथन हमें चुनना है, ये का चयन करें कि कैंसर कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि व विभेदन की नियामक क्रियाविधि टूट जाती है, हाँ जी बिल्कुल टूट जाती है, ये बात कैसी है, सही है।
कि कैंसरमय कोशिकाओं में तेजी से वृद्धि होती है जो परवेशी सामान्य ऊतकों पर आक्रमण करके उनको क्षति पहुंचाती है। हाँ जी, बिल्कुल पहुंचाती है। और कैंसरमय कोशिकाएं अर्बुद से झड़ जाती हैं और रुधिर द्वारा दूर स्थित तलों पर पहुंच जाती हैं और नया अर्बुद बनाती हैं। ये बात भी सही है और इस गुण के लिए एनसीईआरटी ने शब्द इस्तेमाल किया है मेटास्टेसिस। कैंसर कोशिकाएं क्या है, फैल रही हैं। यहां पर तीनों पॉइंट कैसे हैं, सही, और हमें चुनना क्या था, गलत। कि कैंसरमय कोशिकाओं जैव पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके सामान्य कोशिकाओं को कभी भी भूखा नहीं रखती हैं, ये बात गलत है, ये इन्हें भूखा रख देती हैं, यानी कि ये पॉइंट गलत है। जो गलत है वही हमारा क्या है, सही। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट, कि नासी संकुलता तथा बहाव, कंठदाह, स्वर रुक्षता और खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि किसके लक्षण हैं, तो ये सामान्य जुकाम के लक्षण हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। दो कथन दिए गए हैं कि अस्थि मज्जा में बनने वाली लिम्फोसाइट अपनी परिपक्वता के लिए कहां चली जाती है, थाइमस में चली जाती है। हाँ जी, आप जानते हैं हमारे पास दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यहां पर जो ये बात कही गई है वो टी लिम्फोसाइट के लिए कही गई है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि वो बी की बात कर रहे हैं या टी की, तो हम दोनों के लिए मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अस्थि मज्जा में बनने वाली कहां जा रही है अपनी परिपक्वता के लिए, थाइमस में। तो क्या ये बात सही है, हाँ जी ये बात सही है। लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में एंटीजन के साथ परस्पर क्रिया करती है जिससे उनका क्या हो जाता है, सक्रियण। ये बात भी कैसी है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी। दोनों कथन 1 और 2 कैसे हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है इवोल्यूशन से, और यहां पर आपको याद होगा एनसीईआरटी में जो ये डायग्राम दिया गया है वो होमोलॉगी को लेकर दिया गया है, जिसे हम लोग कह देते हैं क्या, समजातता। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा गया है इस क्वेश्चंस में। कि दिए गए चित्र के लिए गलत कथन हमें ढूंढना है, ये हमारे काम की चीज है, ये का चयन करें। कि चित्र तने के रूपांतरण को प्रदर्शित कर रहा है, हाँ जी ये बात सही है, ये तने के रूपांतरण को प्रदर्शित कर रहा है जहां पे एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशंस दिखाए गए हैं। चित्र समजात अंगों को प्रदर्शित कर रहा है, हाँ जी ये बात भी सही है कि चित्र में जो दिखाया गया है वो क्या है, समजात अंग है। कि चित्र तुल्य रूपी या एनालॉगस अंगों को प्रदर्शित कर रहा है, जी नहीं, ये उन्हें प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और चित्र अपसारी विकास को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप जानते हैं कि समजातता जो है अपसारी विकास को प्रदर्शित करती है, तो ये समजात अंग है, मतलब ये अपसारी विकास को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। हमें इसमें ढूंढना था गलत, और हमारा गलत कौन सा है, सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, कि डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट ना कर रहा हो। जैसे पहले में कहा गया कि विविधताएं किसी जीव को बेहतर ढंग से जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा डार्विन ने कहा है। कि प्रकृति बेहतर अनुकूलन क्षमता वाले जीवों का चयन करती, ये बात भी सही है। जो अपने आप को जितना बेहतर तरीके से अनुकूलित करेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे और वो उतनी ही ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा। कि प्रजनन क्षमता जीवों को अधिक संतान उत्पन्न करने की अनुमति देती है, हाँ जी ये बात सही है। विविधताएं किसी समष्टि में यादृच्छिक और उत्परिवर्तन के कारण होती हैं, ये बात गलत है, क्योंकि ये बात जो है वो डार्विन की थ्योरी की नहीं है, ये ह्यूगो डी ब्रिज का सिद्धांत है। यानी कि हमारी गलत बात कौन सी है, डी है। तो जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी। नेक्स्ट, कि वर्तमान में मिलने वाले कोयले के भंडार किसके मरने से बने हैं, तो वो है टेरिडोफाइटा। एनसीईआरटी ने बाकायदा लिख के दिया है। करेक्ट आंसर है इसमें क्या, बी। एक लाइन उठाई गई है वहां से जो। और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। कि सार्वजनिक अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं, हाँ जी डार्विनवाद में इस बात को कहा गया है। डार्विन की विविधताएं छोटी हैं, हाँ जी हैं, और दिशावान है, हाँ जी ये भी है, यानी कि ये बात भी कैसी सही है। उत्परिवर्तन छोटे होते हैं, जी नहीं, उत्परिवर्तन छोटे नहीं होते, उत्परिवर्तन बड़े होते हैं, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत। सॉल्टेशन जैसा कि लिखा है विशाल उत्परिवर्तन का एकल बड़ा कदम होता है, हाँ जी ये बात सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है, तो 1, 2 और 3 कथन जो है वो क्या है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है ना। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन लास्ट वाले पेपर का।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।